हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जीके जीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जीके जीएस पे। दोस्तों, हम अभी आपको प्राचीन भारत का इतिहास कवर करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होगा वो होगा गुप्त साम्राज्य। तो आइए गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ वह तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग जो है कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो आपको श्री गुप्त को माना जाता है, जिनका कार्यकाल 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी आपको घटोत्कच हुआ और इनका जो कार्यकाल है 280 से लेकर के 320 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट आपका चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था और यह जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी राजकुमारी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। गुप्त संवत जिनका समय आपका है 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुआ और 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कौन? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण किया था और इसे कविराज भी कहा जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। और इन्होंने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि तो धारण किया ही था। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था और ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री जो है फाहियान भारत आया था। यानी फाहियान जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और यह जो उपाधि है इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? तो राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 विद्वान रहते थे उसमें से एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, जिनको फलित ज्योतिष के विद्वान भी समझे जाते थे। उसके बाद जो है आपका अमर सिंह है। अमर सिंह के बाद आपका अमर सिंह कोशकार होता था और शंकु है उसके बाद, जो कि वास्तुकार होता था। उसके बाद है वेतल भट्ट, घटकपड़, वरामिहिर, जो कि खगोल विज्ञानी थे एवं वररुचि जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, यानी कि शैव धर्म को मानने वाला था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ वह कुमारगुप्त प्रथम या उसको कहिए गोविंद गुप्त हुआ, जिनका कार्यकाल 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी तक हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त
प्रथम ने ही किया था। उसके बाद नालंदा का जो मठिया विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री वैन सांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव जो है कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी, और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा है, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। और इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, वर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया तथा कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते रहते थे। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ वह स्कंदगुप्त हुआ। इनका जो कार्यकाल था 455 से लेके 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर भी नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था, और अंतिम गुप्त शासक आपको कौन था, तो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या फिर आप प्रांत कह सकते हैं, वह था जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख आपको विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पाशिक भी कहलाता था। उसके बाद आइए देखते हैं, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थी। ग्राम का जो प्रशासन है ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया जो है ग्रामीक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य जो है महत्तड़ कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में ब्लातश्रम यानी कि विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, और इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर कुछ निम्न प्रकार की भूमि इस प्रकार है, जो कि है पहला क्षेत्र। क्षेत्र जो होता था वह कृषि करने योग्य भूमि होता था। वहीं पे दूसरा है वास्तु, जो कि वास करने योग्य भूमि होता था। तीसरा है आपका चारागाह भूमि, जो कि पशुओं के चारा योग्य भूमि होता था। चौथा है आपका सील, जो कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, उस भूमि को सील कहा जाता था। पांचवा है अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो कि केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। उसके बाद देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर जो है आपका तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो वहीं पे शिव मंदिर जो है भुमड़ा नागौदा मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर था, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर जो है खोह नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर था, भीतरगांव कानपुर यूपी में स्थित है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में देखने को मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है ओशनम स्मृति में देखने को मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। उसके बाद जो है पहली बार किसी
के सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख देखने को मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी होते थे तथा इन्होंने इसे राजधर्म भी बनाया था। विष्णु का जो वाहन है गरुड़, गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में जो है निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या जो 16 एवं 17 है वह गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र प्रकाशित किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। उसके बाद जो है गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है वह है बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखित पुस्तक है पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में वर्णित किया गया है, इसको संसार का सर्वाधिक जो है प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए गए हैं। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वारामिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना किया था। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा देखने को मिलता है। उसके बाद हम जो है ब्रह्मागुप्त की बात करते हैं, तो इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली: प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। संग्रहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल है। गुप्त काल में पलकानव ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवीन नवीन नवीनतकम की रचना जो है गुप्त काल में ही की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो है गुप्त काल में देखने को मिलता है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख भी देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का जो विकास है गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। उसके बाद आपका है देवी चंद्रगुप्तम, यानी कि देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखा दत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है।
कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शाकुंतला की प्रेम की कथा है, द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का जो है क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आइए उसके बाद देखते हैं 22वां नंबर टॉपिक वाकाटक राजवंश, यानी कि वाकाटक राजवंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे फिर से। वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है 255 ईस्वी के लगभग वंद्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज शातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात जो है उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, जिनका कार्यकाल 275 से लेकर 335 ईस्वी तक था, शासक हुआ था। वाकाटक वंश का जो वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा तथा बासिया, जिसको वरस गुल्म भी कहा जाता है, वो शाखा था। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया था। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, जिनका कार्यकाल 335 से लेके 360 ईस्वी तक था। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से लेकर 410 ईस्वी तक। प्रवरसेन द्वितीय का कार्यकाल 410 से लेकर के 440 ईस्वी तक। तो नरेंद्र सेन का कार्यकाल 440 से लेकर के 460 ईस्वी तक। पृथ्वी सेन द्वितीय का कार्यकाल 460 से लेकर के 480 ईस्वी तक देखने को मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। वाकाटकों का राज्य जो है गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला और यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद ही उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन जो है प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। उसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद जो है उसका राज्य बासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। उसके बाद आइए देखते हैं बसीम शाखा के वाकाटक वंश की शाखा की स्थापना जो है 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासिम में स्थित था। बासिम शाखा के प्रमुख राजा आपको है सर्वसेन वंद्य शक्ति द्वितीय 350 से लेकर के 400 ईस्वी तक। वहीं पे प्रवरसेन द्वितीय की बात करेंगे तो 400 से लेकर 415 ईस्वी तक। हरिसेन जो है 475 से लेकर के 510 ईस्वी तक। हरिसेन बासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी था। उसके बाद है आपका वाकाटक वंश के जो राजा है प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य श्वेतबंधु की रचना किया था तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में ही देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था और वहां उन्होंने उसके श्वेतबंधु का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा जो है विहार
और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में ही देखने को मिलता है। आइए उसके बाद देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का ही दूसरा नाम है आपका वर्धन वंश। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ था उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था और इनकी राजधानी जो है थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थे। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक माना जाता था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण किया था। उसके बाद देखते हैं प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का जो विवाह है कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र जो है गौर नरेश शशांक ने धोखा दे करके राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है और हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करता है तथा उसे अपनी राजधानी बनाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की जो है पराजय हो गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत जो है अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद है आपका हर्ष के पूर्वज जो है भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में जो है हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष जो है एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग जो है स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किया था। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे, यानी कि बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित है एवं कादम्बरी है। उसके बाद देखते हैं प्रियदर्शिका जो है रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने किया था। कहा जाता है कि धावक नामक कवि जो है हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक है। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का जो साम्राज्य है कई प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक जो है राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था।
भुक्ति का विभाजन जो है जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत जो है कई पाठक होते थे, यानी कि आधुनिक तहसील। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलीक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद देखिए। भंडी जो है प्रधान सचिव होता था। वहीं पे सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था। कुंतल जो है अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त आपको गज सेना का प्रमुख होता था। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख देखने को मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो है सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का वर्णन देखने को मिलता है। आइए उसके बाद है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देख लेते हैं क्या है। तो पहला है आपका पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक है वह सिंहविष्णु हुआ, जिनका कार्यकाल 575 से लेकर के 600 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी जो है कांची यानी कि तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंहविष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। सिंहविष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वाराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंहविष्णु के दरबार में ही रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए जो कि क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम। उसके बाद है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। मतविलास प्रहसन की जो रचना है महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर में, जिन्हें रथ कहा गया है, और इसका निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ था, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण देखने को नहीं मिलता है। वात पिकोंड व महामल्ल की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था, और इसके शासन काल में जो है चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनित की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी कि शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई है। एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव एवं पार्वती लोगों के साथ विराजमान देखने को मिलता है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर जो है तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने ही कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदी वर्मन तृतीय जो है शैव मतानुयायी था।
उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने भारत वैनवा नामक ग्रंथ की रचना किया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है कंप वर्मा था, जिनका कार्यकाल 948 से लेकर के 980 तक था। पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना किराता जुर्नियम थी। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं पुनः एक नए अंदाज में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपने पढ़ाई में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।